हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण के रेखीय आवर्धन की और जो चिन्ह प्रॉपर्टी होती हैं, परिपाटी होती हैं कि किसका कौन सा चिन्ह लिया जाता है। ठीक इस बात को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लीजिए। क्या? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हम बेटा एक उत्तल दर्पण को ही बना लें। एक उत्तल दर्पण को ही बना लें। इस तरीके से हमने पॉलिश करनी है भैया। कर दी पॉलिश, बन गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बन गया तो इसकी बेटा कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष भी तो होगी। जी हाँ, होगी। तो ये हो गया इसका ध्रुव P, मान लिया ध्रुव हो गया P। अब बोले इधर इसका मुख्य फोकस होगा, इधर वक्रता केंद्र होगा। अब बेटा यहां पर रखी है कोई वस्तु A और B। अब यहां पर वस्तु रखी है तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई। परावर्तन के पश्चात, बोले परावर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं ऐसी जानी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसी जानी चाहिए। जी हाँ, जानी चाहिए। अब परावर्तन के पश्चात हमने तो ये सीखा है कि परावर्तित प्रकाश किरण है जो मुख्य फोकस से आएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहाँ से आनी चाहिए? मुख्य फोकस से आनी चाहिए। चलिए भाई, उसको हमने डेस करके पीछे बैक कर लिया। दूसरी प्रकाश किरण कि भैया हमें इस तरीके से ले चलिए, चलो भाई, चले मितवा। चलिए, इधर गई तो अब इसको परावर्तन तो इधर ही होना है, इसका परावर्तन तो इधर ही होना है। इसका परावर्तन, अरे भाई साहब, इसको तो परावर्तित होना है। ये परावर्तित इस दिशा में हो गई। अब जानी किधर चाहिए थी? बोले देखो परावर्तित तो इधर हो रही है, तो इसको क्या करो, आप पीछे थोड़ा दिखा दो हमें। चलिए, अरे भाई साहब, दिखा दिया ना। सही नहीं दिखाया आपने, सही नहीं दिखाया इस तरीके से। इधर देखो। अब दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को हम देखते हैं तो एक दूसरे से दूर झन्नाटे से नाराज हुई जा रही हैं। तो इनके थोड़े बैकग्राउंड को चेक किया कि कहां से इनमें नाराजगी आई। तो नाराजगी का पता चला कि नाराजगी जो है इधर से स्टार्ट हुई थी। नाराजगी जहां से स्टार्ट हुई उसी बिंदु को बेटा हमने मान लिया क्या? प्रतिबिंब। और ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। चलिए, तो इस स्थिति में एक दूसरी स्थिति भी देख सकते हैं हम। हर एक स्थिति में प्रतिबिंब कहीं ना कहीं मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य ही बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु रखी हो। उत्तल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु रखी हो, वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव दर्पण से परावर्तित
एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें दर्पण के पीछे मुख्य या फोकस बिंदु व दर्पण के पीछे फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य से आ रही हैं, जहां वस्तु का कैसा बनेगा? आभास होगा। आभासी गामा सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी बेटा वस्तु हो, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। चलिए इसको साफ करते हैं, बात कर लेते हैं बेटा अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की, दर्पण का रेखीय आवर्धन। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें बेटा। हेडिंग दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन ये क्या होता है? ये क्या होता है? दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो हेडिंग है बेटा दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है बेटा? यहां पर दो तरीके से रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखी जाती है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी v व वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी u, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी u के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। अच्छा, m इक्वल v अपॉन u। v भी दूरी है, u भी दूरी है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। मात्रक नहीं होता है। अब अथवा में बेटा, अथवा में हम क्या बोल सकते हैं? अथवा में हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I व वस्तु की लंबाई O के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन m कहते हैं। मतलब किसी दर्पण
से बने प्रतिबिंब की लंबाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां चाहो तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, क्या किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। तो m इक्वल हो जाएगा I/O। ये भी लंबाइयां हैं, अनुपात यहां पर भी नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर दर्पण का रेखीय आवर्धन की बात चल रही है, तो बेटा जो हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो न्यूमेरिकल में m का मान कैसे लिया जाता है, किस तरीके से लेंगे, वो आप समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो ये है, आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं क्या, m का मान यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब उसकी लंबाई से कितने गुना कम या अधिक बना है। मतलब m का मान सिर्फ यही हमें बताता है कि बेटा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई से कितना गुना कम या अधिक बना है। जैसे इस तरीके से सवाल बोलेगा, कोई दर्पण है जिसके द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी 1/3 गुना, वस्तु के आकार से 1/3 गुना, या वस्तु के बराबर आकार का, या वस्तु के आकार से 2 गुना, इस तरीके से m का मान आपको बताएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा चिन्ह परिपाटी की, मतलब किस तरीके से कौन से चिन्ह लिए जाएंगे, इस तरीके से कौन से चिन्ह लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। पहले हाई स्कूल में था बेटा कि दर्पण के लिए FUB में जो संबंध था, फोकस दूरी, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उसका निगमन था, पूरा डेरिवेशन होता था। लेकिन अब वो हाई स्कूल से सिलेबस हटा दिया गया, तो एक आप छोटी सी हेडिंग नोट में डाल लीजिए, चाहे ऐसे ही डाल लीजिए, FUV में संबंध, FUB में संबंध। तो FUB में संबंध, और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अगर हाई स्कूल में हैं तो ये तो याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो सारे न्यूमेरिकल लगते हैं फर्स्ट चैप्टर के। कुछ लेंस से भी रिलेटिव होंगे, लेकिन होता ऐसे ही है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है लेंस में। तो इसको याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v, ये होता है बेटा संबंध। अब जहां F दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा U के बाद बेटा U और B क्या है F के बाद, तो बेटा जो U है वो है दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा, और U क्या है, B, U तो हो गया, अब B क्या है, तो B है बेटा दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये दूरियां हो गई। अब इन्हीं दूरियों के किस दूरी के कौन से चिन्ह लेने हैं उनको भी यहां पर समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं कौन सी दूरियों के कौन से चिन्ह लिए जाएंगे। तो चिन्ह के लिए हम बेटा क्या करते हैं, बढ़िया सा बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए तो ठीक है और नहीं बन जाए तो आप लोग समझदार हो। एक हमने बना लिया बेटा
अवतल दर्पण। क्या बनाया? एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये इस तरीके से अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण बनाया और यहां से बढ़िया से खींच दी इसकी एक मुखच, मुखच खींच गई। अब इसी से मिलाते हुए कि दोनों का ध्रुव एक ही रहे, दोनों का ध्रुव एक ही रहे और एक हमने बना दिया बेटा, बना दिया। अभी तो नहीं बना, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमने बना दिया उत्तल दर्पण। अभी नहीं बना, अब बनेगा जब पॉलिश होगी। बन गया भाई उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण बना दिया और एक उत्तल दर्पण बना दिया, दोनों के ध्रुव बेटा एक ही स्थान पे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने देखा है बेटा, अगर हम इसको यहां से इस तरीके से अगर हम एक अभिलंब खींच दें, अभिलंब इस तरीके से खींच दें डेश डेश करके, तो ये कहीं ना कहीं आपको चतुर्थांश दिख रहा है। चतुर्थांश दिख रहा है तो इधर प्लस एक्स सच माना जाता है, उधर माइनस एक्स माना जाता है। बेटा दर्पण कोई सा भी हो, देख लेना, दर्पण कोई सा भी हो, अगर वस्तु रखी जाएगी तो हमेशा उसके सामने रखी जाएगी, मतलब परावर्तक पृष्ठ के सामने। और जब परावर्तक पृष्ठ के सामने रखी जाएगी तो वस्तु बेटा इधर ही रखी जाएगी, वस्तु इधर ही रखी जाएगी, वस्तु इधर ही रखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, वस्तु और बेटा दर्पण के बीच की दूरी को यू से लिखते हैं, तो u का मान भी सदैव निगेटिव लिया जाएगा बेटा। u का मान सदैव निगेटिव लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो u का मान माइनस का ही आएगा, तब सही होगा। अगर प्लस का आ गया तो सही नहीं होगा। लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक लिखी नहीं जाती है, इसलिए आंसर में आप u का मान प्लस का लिख सकते हैं। किताब में भी u का मान आपको प्लस का ही दिया जाएगा, लेकिन जब भी उसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो u का मान माइनस का ही लेना है। अब बोले अगर भाई अवतल दर्पण है, इधर कौन सा है? अवतल, इधर कौन सा है? उत्तल। ठीक है। प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और अगर इधर प्रतिबिंब बना तो कैसा बनेगा? आभासी। इधर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अगर प्रतिबिंब इधर बना तो वास्तविक, उधर बना तो आभासी। बेटा अभी हम इनसे रिलेटिव, इसका अगर वक्रता केंद्र होगा इधर होगा, बोलो इधर होगा, वक्रता केंद्र इसका इधर होगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी लेंगे? वक्रता त्रिज्या बेटा माइनस की। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? माइनस की। दर्पण लिख दीजिए, दर्पण लिख दें यहां पर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। वाह भाई वाह भाई, छी छी छी। अवतल दर्पण इधर, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी माइनस की हो गई। फिर बोले वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी भी माइनस की होगी। यस। अगर बेटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m के मान के लिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो b का मान भी माइनस का लिया जाएगा। तो m का मान 100% बेटा प्लस का लिया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस का। देखो m इक्वल होता है क्या? m इक्वल अभी लिखवाया, क्या लिखवाया था? m इक्वल होता है b/u। बेटा b का मान माइनस का होगा, u का मान माइनस का होगा, तो m का मान आप कैसे लेंगे? प्लस का लेंगे। अच्छा चलिए अब इस तरफ बात कर लेते हैं। इस तरफ बात करेंगे तो बोले देखो u इधर ही रहेगा, मतलब इसके लिए भी u का मान माइनस का ही रहेगा, क्योंकि वस्तु इधर ही रखी जाएगी। अब प्रतिबिंब, बोले ये मान हमेशा प्लस का रहेगा इसके लिए भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा r बेटा हमेशा इसके लिए प्लस का रहेगा, और r प्लस का रहेगा तो f भी प्लस का रहेगा, लेकिन m बेचारे का हमेशा माइनस में आएगा। कैसे आएगा? माइनस में। आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान माइनस और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस, लेकिन किसमें? केवल दर्पण में। ये बात ध्यान रखना, ये जो दोनों चीजें हैं ये केवल किसके लिए हैं? दर्पण के लिए। लेंस के लिए ये बदल जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि ये केवल आपका है दर्पण के लिए। तो आज के वीडियो में
इतना सारा कुछ आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब समझ में अगर आया हो, आएगा, ये सारा कुछ सिस्टम सही नहीं लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आया होगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।